गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं आपका प्रदीप सर, आपके अपने चैनल मीमांसा टाइम्स से। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग हिंदी साहित्य का अगला हिस्सा पढ़ेंगे, जिसको हम लोग पिछले वीडियो में रोके थे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग हिंदी साहित्य का दूसरा पार्ट देखते हैं, जिसमें आधुनिक कालीन हिंदी साहित्य का अध्याय आता है। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा है कि आधुनिक हिंदी साहित्य का जो काल है वो 1850 से आगे हम लोग का वर्तमान समय तक चलता है, जबकि इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था सन 1000 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक का आदिकाल का समय, जबकि पूर्व मध्य काल का जो समय था वो 1350 से 1650 का समय था। फिर उत्तर मध्य का समय, जिसे रीति काल भी कहा गया था, वह 1650 से 1850 का समय था। फ्रेंड्स, यह 1850 के बाद का समय है और इस आधुनिक काल को या हिंदी साहित्य के इस काल को गद्य काल भी कहते हैं, क्योंकि गद्य काल में गद्यों का सृजन हुआ और हिंदी की इस महत्वपूर्ण विधा का विकास होता है। आइए देखते हैं फ्रेंड्स, इसको हम लोग प्रमुख हिस्सों में अध्ययन की सुविधा के दृष्टि से वर्गीकृत किए हैं। पहला है भारतेंदु पूर्व युग। फ्रेंड्स, यह प्रारंभ तो भारतेंदु युग से होता है, गद्यों का इतिहास यहीं से स्टार्ट होता है, किंतु इससे पहले भी इसके साक्ष्य प्राप्त होते हैं, इसलिए इसका भी अध्ययन आवश्यक हो जाता है। इसे हम लोग भारतेंदु हरिश्चंद्र से पूर्व का युग या भारतेंदु पूर्व युग कहते हैं। इसमें मुख्यतः 4 साहित्यकार आते हैं, जिसमें पहले हैं सदा सुखलाल, जिन्होंने सुख सागर की रचना की थी और इनका उपनाम नियाज था। अगले हैं ईसा अल्लाह खां, जिन्होंने रानी केतकी की कहानी लिखी थी और यह दोनों सदा सुखलाल और ईसा अल्लाह खान प्रसिद्ध उस समय के गद्यकार थे। फ्रेंड्स, तीसरे हैं लल्लू लाल जी, इन्होंने प्रेम सागर नामक महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की थी। और अंतिम है पंडित सदल मिश्र, इन्होंने नासिकेतोपाख्यान नामक ग्रंथ की रचना की थी और इससे इन्होंने इस गद्य विधा में प्रसिद्धि पाई थी। इन 4 जो साहित्यकारों को हम लोग देख रहे हैं, इनमें से अंतिम जो 2 साहित्यकार हैं लल्लू लाल और सदल मिश्र, वो तत्कालीन समय के फोर्ट विलियम कॉलेज जो कलकत्ता में स्थित था, इस कलकत्ता के यह लोग संबंधित थे, या कलकत्ता के इस फोर्ट विलियम कॉलेज के यह लोग साहित्यकार थे। इनका नाम इसी फोर्ट विलियम कॉलेज के साथ संबंधित है, जबकि बाकी 2 इस फोर्ट विलियम कॉलेज से स्वतंत्र थे, वो लोग इससे बाहर थे। इन्होंने हिंदी साहित्य में गद्य विधा का सृजन किया, प्रारंभ किया, जिसका मूर्त रूप हम लोग भारतेंदु युग में देखते हैं। भारतेंदु युग का प्रारंभ सन 1850 ईस्वी से सन 1900 ईस्वी तक माना जाता है। भारतेंदु युग का नामकरण प्रसिद्ध साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर होता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र को ही हिंदी में गद्य विधा का जनक कहा जाता है। उन्होंने हिंदी साहित्य के इस विधा को संवर्धित करने के लिए एक टीम का निर्माण किया, साहित्यकारों के एक संघ का निर्माण किया, जिसे भारतेंदु मंडल भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, इसमें कई साहित्यकार या गद्यकार आते हैं, जिसमें प्रमुख है प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण पांडे, जिन्हें प्रेमघन उपाधि के नाम से या उपनाम से के नाम से भी जाना जाता है। और अगले हैं पंडित बालकृष्ण भट्ट। इसके अलावा भी अन्य लोग भी आते हैं। इन 4 जो साहित्यकार या गद्यकार को हम लोग देखते हैं,
यह भारतेंदु युग के प्रमुख गद्यकार या साहित्यकार थे। भारतेंदु युग और इससे जुड़ी हुई अन्य जो विधाएं हैं या घटनाएं हैं वो हमारे कॉम्पिटेटिव हिंदी में थोड़ी कम पूछी जाती हैं। हालांकि यह टेट और सुपर टेट में काफी महत्वपूर्ण होता है। जब हम लोग टेट और सुपर टेट पढ़ेंगे तो इसके आगे वाले हिस्से को भी हम लोग बढ़कर पढ़ेंगे स्पेशली। अभी हम लोग इनका संक्षिप्त परिचय लेते हुए फ्रेंड्स आगे बढ़ रहे हैं। अगला है द्विवेदी युग, जिसका प्रारंभ सन 1900 से लेके 1920 तक माना जाता है। इस भारतेंदु युग में हिंदी गद्य वेदा में या हिंदी में कुछ व्याकरण संबंधित त्रुटियां विद्यमान थीं। साथ ही साथ भाषा में उतना मानकता या उतनी साहित्यकार के रूप में साहित्य के रूप में उतना अच्छा यहाँ पे हम लोगों का जो भी चीजें हैं दिखाई नहीं देती हैं। भाषा में गंभीरता और भाषा में परिमार्जन की व्यवस्था इन्होंने द्विवेदी युग में ही होता है, जिनका प्रतिनिधि महावीर प्रसाद द्विवेदी को माना जाता है। इन्होंने सन 1903 में सरस्वती नामक पत्रिका का संपादन करना प्रारंभ किया और यहीं से द्विवेदी युग का प्रारंभ माना जाता है। द्विवेदी युग में भाषा में परिमार्जन आया, व्याकरण की जो त्रुटियां थी वो शुद्धता के रूप में यहाँ पे प्रस्तुत की जाती हैं। इसमें अन्य भी महत्वपूर्ण साहित्यकार आते हैं, जिसमें राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का नाम प्रमुख है। साथ ही साथ अयोध्या सिंह उपाध्याय, जिन्हें हम लोग हरिऔध की उपाधि या हरिऔध सरनेम के नाम से भी जानते हैं। अगला है राम नरेश त्रिपाठी और महत्वपूर्ण साहित्यकार हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। ये सब के सब महत्व रखते हैं और इनका पठन पाठन हमारे इस हिंदी साहित्य के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। द्विवेदी युग के बाद से अगला अति महत्वपूर्ण जो युग आता है वो 1918 से लेकर 1936 तक माना जाता है। यह जो टाइम है वो छायावादी युग का माना जाता है। इसकी प्रवृत्ति रहस्यवादी मानी जाती है और यह हिंदी साहित्य में गद्य एवं पद्य का स्वर्ण काल भी कहा जाता है, क्योंकि इस भाषाई गुणों का या इसमें अनेक भाषाई गुणों का विकास होता है। इसमें सुमित्रानंदन पंत, यहाँ पे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, या फिर हम लोग पंडित जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा जैसे चार महत्वपूर्ण साहित्यकारों का अध्ययन करते हैं, जिन्होंने अपने साहित्य रचना से हिंदी साहित्य की दशा एवं दिशा दोनों ही बदल करके रख दी। इसमें भी कई चीजें हैं, जब हम लोग टेट और सुपर टेट जैसे विधाओं को, जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को पढ़ेंगे तो इन समस्त बिंदुओं को हम लोग विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे फ्रेंड्स। अगला है प्रगतिवादी युग। फ्रेंड्स यह 1936 से 1946 का दौर है, जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोवियत संघ का बोलबाला था और साम्यवादी विचार काफी आकर्षक विचार होता था। इसी से प्रेरित होकर के हमारे यहाँ कुछ साम्यवादी साहित्यकारों का एक ग्रुप तैयार होता है, जिसके प्रतिनिधि साहित्यकार नागार्जुन को माना जाता है। जबकि महत्वपूर्ण अन्य साहित्यकार शिवमंगल सिंह सुमन थे। इन लोगों ने समाज में साम्यवादी प्रवृत्ति की रचनाएं प्रस्तुत की और इन्होंने पूंजीवाद का विरोध किया था। आम जनमानस की समस्याओं को लेकर के हिंदी साहित्य का सृजन किया और यहाँ पर हिंदी साहित्य में एक नवीन विधा का जन्म होता है फ्रेंड्स। लेकिन यह लोकप्रियता ज्यादा दिन तक नहीं रही। इसमें भी हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण अन्य विधाओं का जन्म होने लगता है। ये अगला है प्रयोगवाद। फ्रेंड्स नाम से ही लग रहा है प्रयोगवाद, अर्थात इस दौर में हिंदी साहित्य में
विभिन्न तरह के प्रयोग होने लगते हैं और यह प्रयोग की शुरुआत महत्वपूर्ण हमारे यहाँ के साहित्यकार अगे के द्वारा प्रारंभ होता है। अगे तार सप्तक का प्रकाशन करते हैं और यहीं से प्रयोगवाद का दौर चालू होता है। यह प्रयोगवाद है और इसके आगे यहीं से भारतीय इस साहित्य में विभिन्न विधाओं का जन्म होता है, जिसे टेट या सुपर टेट के क्लास में हम लोग महत्वपूर्ण ढंग से पढ़ेंगे फ्रेंड्स। इसी क्रम में हम लोग नई कविता, नई कहानी, उपन्यास, नाटक जैसे अन्य हिंदी साहित्य के विधाओं को हम लोग पढ़ते हैं। नई कविता का दौर प्रारंभ हुआ है, चल रहा है। नई कहानी या कहानी का दौर प्रारंभ हुआ है। उपन्यास और नाटक दो अन्य महत्वपूर्ण विधाएं हैं जहां से हमारे सिलेबस से प्रश्न पूछा जाता है। इस नई कविता, नई कहानी, उपन्यास या नाटक को हम लोग तथ्यों के माध्यम से पढ़ने जा रहे हैं कि उपन्यास, नाटक, कहानी और नई कविता में क्या क्या है फ्रेंड्स, उसको देखने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, हिंदी साहित्य के इतिहास में यह कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट आते हैं जिनको देखना यहाँ पे अनिवार्य है। पहला है हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन या हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले जो पहले प्रथम व्यक्ति थे वो गारदा दत्त तासी थे। इन्होंने ही हिंदी साहित्य का इतिहास पहली बार लिखने का प्रयास किया था, जबकि सुमित्रानंद पंत, जिनको अभी हमने देखा है कि यह छायावादी युग के प्रमुख कवि थे, साहित्यकार थे, इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि के नाम से जाना जाता है और यह भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला है जयशंकर प्रसाद से। जयशंकर प्रसाद छायावादी काव्य धारा के जनक कहलाते हैं। छायावादी काव्य धारा के यह जनक माने जाते हैं। अगला है नई कविता। यह नई कविता ने तत्कालीन समय में गिरते हुए सामाजिक मूल्यों को स्थापित करने का प्रयास किया था, इसीलिए नई कविता का हिंदी साहित्य के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान होता है। अगला है फ्रेंड्स, यह इंदुमती। हिंदी साहित्य का या हिंदी की इस कहानी विधा का पहली कहानी को हम लोग इंदुमती के नाम से जानते हैं या इंदुमती के रूप में भारत के इस विधा में ही साहित्य में पहली कहानी लिखी गई थी। इसके लेखक किशोरी लाल गोस्वामी जी थे। इस कहानी का इंदुमती का पहली बार प्रकाशन सरस्वती पत्रिका में होता है। यह पहला कहानी है हिंदी साहित्य का, जबकि कहानी नामक विधा को लोकप्रिय बनाने वाले जो साहित्यकार थे वे मुंशी प्रेमचंद थे। अगला है भारतीय इस हिंदी साहित्य के इतिहास में पहला मौलिक उपन्यास जो लिखा गया वो भाग्यवती नाम से लिखा गया था। इसके लेखक पंडित श्रद्धाराम पुलौरी थे। अगला है इस उपन्यास जो विधा है इसमें हम लोग देखते हैं इसके आगे वाले हिस्से में कि भारत में पहली बार इस साहित्य में नाटक जो लिखा गया था वह नहुस नाम से लिखा गया था और यह वेस्टर्न जो नाटक लिखने वाले लोग थे उन्हीं से प्रेरित था। इसके लेखक गोपाल चंद थे और भारतीय इस हिंदी साहित्य में भारतीय युग में इसका पहली बार बृहद स्तर पर सूत्रपात होता है। अगला तथ्य है भक्ति आंदोलन। वही भक्ति आंदोलन जिसने पूरा भारत को अपने आगोश में ले लिया था। इसका जन्म सबसे पहले दक्षिण भारत में हुआ था, जानते रहिएगा। भक्ति आंदोलन का जन्म दक्षिण भारत में हुआ था और इसके जनक रामानुजमचार्य को माना जाता है। यह विशिष्टाद्वैतवाद के जनक थे और प्रमुख वैष्णव मतावलंबी दार्शनिक या विचारक थे। अगला तथ्य है सूफी संत। भारत में सूफी संत के विचारधाराओं की काफी मान्यता थी।
ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती सूफी संतों में सबसे प्रसिद्ध हैं, आप जानते होंगे। इनके जो साहित्यों की जो शैली है उसको मसनवी शैली कहा जाता है। मसनवी शैली किससे संबंधित है? सूफी संतों से। यह भी प्रश्न पूछा जा चुका है। अगला तथ्य है कि किसे कवियों का कवि से की उपाधि से विभूषित किया गया है, तो यह है शमशेर बहादुर सिंह जी। अगला तथ्य है हिंदी में प्रकाशित होने वाली पहली पत्रिका कौन सी है? यह है उतंड मार्तंड। यह भी कई बार पूछा जा चुका है। फिर अगला तथ्य है कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? प्रिय प्रवास को। फ्रेंड्स, प्रिय प्रवास के लेखक कौन थे? आप कमेंट के माध्यम से हमें बताने का प्रयास कीजिए। अगला तथ्य है कि सबसे पहले भारत में उपभाषाओं और बोलियों का वर्गीकरण किसने किया था? तो यह थे जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। यह भारत में प्रशासनिक अधिकारी थे और इन्होंने भारत में विभिन्न तरह की बोलियों को विभिन्न उपभाषाओं में वर्गीकृत करने का प्रयास किया और इन्होंने भारत में 17 बोलियों और 5 उपभाषाओं का निर्धारण किया था। फ्रेंड्स, अगला तथ्य है कि भारत में जो बोली जाने वाली भाषाएं हैं वह 4 भाषा परिवारों के अंतर्गत आती हैं, जिसमें पहला है भारोपी परिवार, भारोपीय भाषा परिवार। दूसरा है द्रविड़ भाषा परिवार। तीसरा है ऑस्ट्रिक भाषा परिवार और चौथा है चीनी तिब्बती भाषा परिवार। यह चारों भाषा परिवारों में सबसे ज्यादा बड़ा भाषा परिवार या सबसे ज्यादा लोगों के द्वारा बोले जाने वाला भाषा परिवार भारोपी भाषा परिवार है, जो भारत में कुल 73% लोगों के द्वारा बोला जाता है। जबकि सबसे कम जो बोले जाने वाला भाषा परिवार है वह चीनी तिब्बती भाषा परिवार है, जो 0.7% लोगों द्वारा बोला जाता है। फ्रेंड्स, अगला तथ्य है हिंदी जो हमारी उत्पत्ति हुई थी, हिंदी की उत्पत्ति से संबंधित ही तथ्य है आदिकाल, जिसको हम लोगों ने 1000 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक देखा था। इसे हिंदी का शिशुकाल कहा जाता है। फ्रेंड्स, हिंदी का यह शिशुकाल है। आप कमेंट के माध्यम से यह बताने का प्रयास कीजिए कि हिंदी की उत्पत्ति किससे हुई थी। फ्रेंड्स, अगला तथ्य यह है कि ब्रज भाषा का पहला जो साहित्य है वो प्रद्युम्न चरित माना जाता है। इसके लेखक सुधीर अग्रवाल जी थे। अगला तथ्य है अवधी भाषा का जो पहला ग्रंथ है या साहित्य है वह चंदायन है। चंदायन, इसके लेखक मुल्ला दाऊद थे। यह दोनों प्रश्न भी पूछे जा चुके हैं। अगला महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि किसे श्री कृष्ण की बांसुरी की उपाधि प्राप्त है? वह है हित हरिवंश। यह भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। और महत्वपूर्ण तथ्य अगला यह भी है कि अष्टछाप का जहाज किस साहित्यकार को कहा जाता है? तो यह सूरदास को कहा जाता है। फ्रेंड्स, इन तथ्यों के बाद से एक महत्वपूर्ण तथ्य या महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट हम लोग देखने जा रहे हैं। यह है लिपि, भारत की देवनागरिक लिपि, इसका विकास कैसे हुआ और देवनागरिक लिपि का नामकरण कैसे होता है उसको देखते हैं। आइए देखते हैं। फ्रेंड्स, भारत की लिपि देवनागरी है और यह हमारे संवैधानिक यह प्रावधान के अंतर्गत 343 अनुच्छेद के अंतर्गत भी आता है। इसे हम लोग पूर्व वीडियो में या इससे पहले की वीडियो में देख चुके हैं। देवनागरिक लिपि या भारत में जितनी भी लिपियां हैं इनका विकास ब्राह्मी लिपि से होता है। ब्राह्मी लिपि भारत की सबसे प्राचीनतम लिपि है। फ्रेंड्स, यह ब्राह्मी लिपि जो
प्राचीनतम साक्ष्य के रूप में हमारे सम्मुख प्रस्तुत होती है वह बौद्ध काल में प्रस्तुत होती है। यानी ब्राह्मी लिपि का जो प्राचीनतम साक्ष्य हमारे पास उपलब्ध है वह 5वीं सदी ईसा पूर्व का है, जो बौद्ध काल से संबंधित है। फ्रेंड्स, यह भी प्रश्न पूछा जा चुका है। इसी ब्राह्मी लिपि का विकास जब धीरे धीरे होता है, विभिन्न आक्रमणकारी आते हैं, सामाजिक परिवर्तन, भाषाई परिवर्तन होते हैं, तो यह बौद्ध काल गुप्त काल आते आते ब्राह्मी लिपि 2 हिस्सों में बट जाता है, जिसे हम लोग उत्तरी ब्राह्मी लिपि और दक्षिणी ब्राह्मी लिपि के नाम से जानते हैं। दक्षिण भारत के जितनी भी लिपियों का विकास हुआ, चाहे तमिल, मलयालम या अन्य भाषाओं का, तेलुगु या कन्नड़ का, इनकी लिपियों का विकास इसी दक्षिणी ब्राह्मी लिपि से हुआ था फ्रेंड्स। जबकि उत्तरी जो ब्राह्मी लिपि था, यह उत्तर के लिपियों के जन्म का कारण बना। इसी उत्तरी ब्राह्मी लिपि का वर्गीकरण आगे चल के 2 हिस्सों में किया जाता है। एक होता है नागरी लिपि और दूसरा होता है शारदा लिपि। यह नागरी लिपि का भी आगे चल कर के 9वीं शताब्दी ईस्वी में यह 2 हिस्सों में वर्गीकरण हो जाता है। एक को पश्चिमी और दूसरे को पूर्वी शाखा या पूर्वी नागरी लिपि कहा जाता है। यह पश्चिमी जो नागरी लिपि की शाखा है, इसी के अंतर्गत विभिन्न लिपियों का विकास होता है, जिसमें राजस्थान के इलाके और पश्चिमोत्तर भारत के इलाके आते हैं। चूंकि यह नागरी लिपि पश्चिम में गुजरात के आसपास के इलाकों में विकसित हो रही थी और इसका सबसे पहला प्रयोग या बृहद रूप में प्रयोग गुजरात के नागर ब्राह्मणों या नागर पंडितों ने किया था, इसलिए उन्हीं के नाम पर इसे नागरी लिपि कहा गया। इस नागरी लिपि के प्रयोग के पश्चात या अस्तित्व में आने के बाद से सबसे पहले जो लिपिबद्ध किया गया, जिसको लिपिबद्ध किया गया, वह संस्कृत था फ्रेंड्स। संस्कृत चूंकि देव भाषा मानी जाती है, इसलिए इस देव भाषा के लिपिबद्ध होने के कारण, पहली बार लिपिबद्ध होने के कारण, इस लिपि या इस नागरी लिपि को देवनागरी लिपि के नाम से संबोधित किया गया और वर्तमान समय तक यह इसी नाम से जानी जा रही है। अर्थात देवनागरी लिपि का विकास गुजरात के नागर ब्राह्मणों के द्वारा हुआ और इस लिपि में पहली बार जो लिपिबद्ध की गई जो व्यवस्था थी या जो वेधा थी वो संस्कृत थी, इसलिए इसको, ये देव भाषा थी, इसलिए इसको देवनागरी लिपि कहा जाता है। फ्रेंड्स, यह देवनागरी लिपि से भी संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं और यह एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। अब अंतिम प्रश्न यह है कि लिपि क्या है। फ्रेंड्स, लिपि हम लोग जो भाषाएं बोलते हैं, इन भाषाओं को अस्थायित्व देने के लिए जिन प्रतीक चिन्हों का हम लोग प्रयोग करते हैं, लिपि स्क्रिप्ट के रूप में या लिखते हैं, उसे ही हम लोग लिपि कहते हैं। अर्थात भाषा को जिन प्रतीक चिन्हों के माध्यम से अभिव्यक्त या व्यक्त किया जाता है, उन्हें हम लोग लिपि कहते हैं। विश्व में अनेक लिपियां हैं, भारत में भी अनेक लिपियां हैं, जिसमें वर्तमान में संवैधानिकता प्राप्त लिपि या वैधानिकता प्राप्त लिपि हमारे यहाँ प्रमुख लिपि देवनागरी लिपि है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोगों ने काफी महत्वपूर्ण हिस्से को पढ़ा है और यहाँ से अति महत्वपूर्ण तथ्य आए हुए हैं। इन प्रश्नों को देखने के उपरांत अगला जो हम लोगों का टॉपिक होगा वो हिंदी से ही संबंधित होगा। वो अगले टॉपिक को हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।